So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riya. So in this video I will discuss my topic of CN, that is Computer Network, Multiple Access Protocol, then Random Access Protocol, फिर अलोहा क्या होता है, उसके अंदर प्योर अलोहा क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे. So let's start. First of all, we will discuss what is MAC. तो MAC क्या होता है? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल. अब मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है हमारा कि सपोज अगर एक डेडिकेटेड लिंक है हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो क्या होगा, वो डेटा लिंक कंट्रोल की वजह से वो लोग अपना डेटा जो है फ्रेम्स को पास कर पाएंगे. लेकिन अगर कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है हमारे अलग अलग स्टेशन पे, तो क्या होगा, उसके बीच में वो लोग साथ में ही अपने फ्रेम्स को सेंड करेंगे, जिसकी वजह से कोलाइजन ऑकर होगा और जो कोई भी सिग्नल्स है या फिर फ्रेम्स हैं वो पहुंच नहीं पाएंगे. तो वही लिखा है मैंने, इफ देयर आर डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, डेटा लिंक कंट्रोल की मदद से वो फ्रेम जो होंगी सेंड हो पाएगी. लेकिन अगर कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है तो क्या होगा, जो मल्टीपल स्टेशन हैं वो क्या करेंगे, चैनल को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कोलाइजन ऑकर होगा. ठीक है. तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर तीन मेजर प्रोटोकॉल्स आते हैं, दैट इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल. तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल. इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं, अलोहा, CSMA, CSMA-CD और CSMA-CA. ठीक है. तो आप ये याद रखना कि CSMA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अगर बात करेंगे तो टोकन पासिंग की, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल होता क्या है. देखो, रैंडम मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी टाइम ना जो फ्रेम्स हैं वो सेंड कर सकता है. तो सिमिलरली इन दिस प्रोटोकॉल क्या होगा कि जो सारे स्टेशन हैं वो क्या है, किसी कोई भी सुपर आईटी नहीं है. इसका मतलब क्या है, किसी को मेजर मतलब रोल नहीं है, जो सारे स्टेशन हैं सबको इक्वल प्रायोरिटी दी गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कोई भी स्टेशन है वो एक टाइम पे डेटा सेंड कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो आइडियल मतलब क्या होता है कि वो फ्री बैठा है, बिजी या फिर बिजी होगा. अगर कोई भी स्टेशन है उसको अगर फ्रेम सेंड करनी है तो वो लोग फ्रेम को सेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो आइडियल है या बिजी. आइडियल मतलब फ्री है तो वो भेजेगा, अगर नहीं है, फ्री नहीं है तो वो बिजी है तो वो सेंड नहीं करेगा उस टाइम. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या होता है कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, उसमें ना हर एक को हम लोग प्रायोरिटी देंगे कि वो हम लोग राइट है उसके पास कि वो फ्रेम को सेंड करे. अगर एक से ज्यादा फ्री एक टाइम पे अगर फ्रेम को भेजेंगे तो क्या होगा, कोलाइजन होने की बहुत ज्यादा चांसेस है. तो उसी में यही होगा कि उस टाइम क्या होगा, बहुत सारे स्टेशन सेंड करेंगे फ्रेम्स को, तो कोलाइजन ऑकर होगा. तो अब हमें क्या करना है, कोलाइजन को रोकना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीजों को आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे कि कौन सा स्टेशन है वो एक्सेस कर पाएगा मीडियम को, कौन सा स्टेशन है अगर वो बिजी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो कोई सा स्टेशन है वो डिटरमाइन कर पाएगा कि वो सक्सेसफुल उसका ट्रांसमिशन हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर जो कौन सा स्टेशन है वो बता पाएगा कि यहाँ पे हमारा जो कंफ्लिक्ट आया कि नहीं, मतलब कोलाइजन हुआ कि नहीं है. ठीक है. यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म्स बताए. CSMA क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. फिर यहाँ पे CSMA-CD क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलाइजन डिटेक्शन. CD मतलब कोलाइजन डिटेक्शन और CA मतलब कोलाइजन अवॉइडेंस. तो हम लोग चलते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल पे. सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है, अलोहा. अलोहा क्या है, हमारा एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है. ये हमें अभी भी सीखा. इसके बाद रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल अलोहा क्या होता है. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया इसमें, इट वाज एक्चुअली डिजाइन फॉर WLN बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर शेयर्ड मीडियम. इसका मतलब क्या है कि WLN मतलब क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. मतलब जो अलोहा है वो पर्टिकुलरली किसके लिए है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए. इसमें क्या होगा कि जो बहुत सारे स्टेशन है वो सेम टाइम पे अपना फ्रेम को सेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोलाइजन होगा. यहाँ पे देखो स्टेशन A है और स्टेशन B है, ये क्या करे, सेम टाइम पे डेटा को फ्रेम को सेंड कर रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे देखो बीच में क्या टकरा गया, मतलब कोलाइजन ऑकर हो गया. ठीक है. इसको हम लोग अलोहा कहते हैं. हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलोहा क्या होता है. तो सबसे पहले क्या आता है, प्योर अलोहा. प्योर अलोहा क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई शेयर्ड मीडियम क्या होता है कि मतलब ऑल द स्टेशन हैव द प्रायोरिटी, मतलब वो लोग सेम टाइम पे अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं, फ्रेम को सेंड कर सकते हैं. तो अभी हम लोग क्या देंगे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें क्या होंगे, 4 स्टेशन होंगे और हम लोग क्या करेंगे कि उनके पास टाइम भी क्या है, सेम है, मतलब सबके पास सेम टाइम पे. और क्या है कि हमारा स्टेशन है मतलब पाथ भी सेम है और उसका टाइम भी सेम है और साथ में वो लोग अपने डेटा को फ्रेम को सेंड कर रहे हैं. तो देखो ये हम लोगों ने स्टेशन बनाए हैं, ये क्या है, हमारी फ्रेम है. तो हम लोग सेम देख सकते हैं कि टाइम, देखो मैंने स्टेशन अलग अलग लिए समझाने के लिए, लेकिन जो है टाइम वो जो है वो सेम है और पाथ भी सेम है. तो हम लोग देख सकते हैं स्टेशन 1 जो है वो फ्रेम 1.1 सेंड कर रहा है,
तो यहाँ पे 1.2, यहाँ पे सिचुएशन 2 है, वो फ्रेम 2.1, फ्रेम 2.2। सिमिलरली फ्रेम 3.1, यहाँ पे फ्रेम 4.1 और फ्रेम 1.2। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेम टाइम पे ये 2.1, 3.1, 4.1 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोलाइड हो रहा है, तो ये क्या है, कोलाइजन ड्यूरेशन है। सिमिलरली फॉर दिस वन, मतलब फ्रेम 1.2 और फ्रेम 4.2, ये क्या आ रहे हैं, फ्रेम मतलब फ्रेम क्या हो रही है, टकरा रही है, एक दूसरे से कोलाइड हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कोलाइजन ओकर हो रहा है, क्योंकि ये सेम टाइम पे दोनों फ्रेम्स आ गई हैं। सेम टाइम का मतलब क्या है कि अगर ये फ्रेम है अपने पास, ठीक है, अगर फ्रेम का स्टार्टिंग और एंडिंग किसी भी टाइम पे टकरा जाता है तो वो कोलाइड करती है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये अपनी फ्रेम 1 है, ठीक है, और ये फ्रेम अपनी सेकेंड है। अगर सपोज इस टाइम पे ये टाइम है, मतलब फर्स्ट फ्रेम की एंडिंग है, उस टाइम पे सेकेंड फ्रेम अगर स्टार्ट ही हो गई तो भी ये कोलाइजन ऑकर हो, ठीक है। अगर सपोज ये फर्स्ट फ्रेम है और सेकेंड फ्रेम क्या है, इसके कहीं बीच में टाइम पे आ गई तो भी कोलाइजन होगा। मतलब इस केसेस में क्या होगा, हमारा कोलाइजन ऑकर होगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कि कोलाइजन, ये क्या है, हमारा कोलाइजन बता रहा है कि इस ड्यूरेशन पे अपना कोलाइजन ऑकर हुआ है, तो यही बता रहा है। तो हमने क्या है, प्योर एलोहा के केस में यही है कि जो सारे स्टेशन है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने डेटा को, और क्या है, जो स्टेशन है वो जब डेटा को सेंड कर रहा है तो वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। अब देखो कोई भी स्टेशन जो होता है वो डेटा को सेंड करता है तो दूसरी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि वो भेजता है कि हाँ हमें डेटा सेंड हो गया, मतलब फीडबैक टाइप का। तो फीडबैक देता है कि अगर मैं एक स्टेशन ने डेटा सेंड कर दिया, दूसरा स्टेशन फीडबैक भेजेगा कि हाँ मुझे डेटा सेम मिल गया है। तो वही होता है यहाँ पे कि अगर सपोज इसने जो स्टेशन ए है उसने क्या कर दिया, डेटा को सेंड कर दिया, और वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो क्या है, वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वेट करेगा, ठीक है। तो वो लिमिटेड टाइम क्या होता है, बैक ऑफ टाइम। तो यही मैंने लिखा है, इफ द एक्नॉलेजमेंट टाइम, इफ द एक्नॉलेजमेंट डज नॉट come within the allotted time, then the station waits for a random amount of time called back of time and resends the data। मतलब पर्टिकुलर टाइम तक ही वो वेट करेगा। सबका क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम तक ही वेट करता है कि हाँ इस टाइम तक हमारी क्या होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए। अगर वो एक्नॉलेजमेंट उस टाइम तक नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, फिर से फ्रेम को रीसेंड करेगा। तो हम उस टाइम को कहते हैं बैक ऑफ टाइम। तो यही लिखा है, इफ द एक्नॉलेजमेंट डज नॉट कम विद इन द अलॉटेड टाइम, जो उसको अलॉटेड टाइम था तब तक अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो क्या करेगा, वेट्स फॉर ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक ऑफ टाइम कहते हैं। उसके बाद क्या करेगा, रीसेंड करेगा अपने डेटा या फ्रेम को, ठीक है। अब क्या होता है, थ्रूपुट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रूपुट क्या होता है, तो प्योर एलोहा के केस में क्या होता है, जो अगर थ्रूपुट को मैक्सिमम करना है वो मैक्सिमम कब होता है, जब उसकी फ्रेम्स जो होती है वो यूनिफॉर्म लेंथ की होती है, मतलब सेम लेंथ की अगर फ्रेम सेंड होगी तो उसको क्या होगा, थ्रूपुट जो हमारा होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, अब क्या है, whenever two frames try to occupy the channel at the same time there will be a collision and both will be garbled। मतलब अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा फ्रेम आए तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देखो जो मैंने अभी आपको केस बताया था ना, उसी के ऊपर ही है ये। अगर ये फ्रेम आई उसी टाइम क्या हो गया, दूसरी फ्रेम आ गई, तो अभी दोनों ट्रांसमिट करना चाहती है एक पर्टिकुलर स्टेशन को, ठीक है। ये दोनों यहाँ से फ्रेम आई, यहाँ से भी फ्रेम आई, ये दोनों स्टेशन से आई, ठीक है। अब ये दोनों क्या हुआ, ये देखो यहाँ से ये कोलाइड हो गया, ये इतना ड्यूरेशन जो हो गया कोलाइजन का आ गया। अब ये कोलाइजन हुआ तो हमारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों ट्रांसमिट तो करना चाहती थी लेकिन कोलाइजन की वजह से जो डेस्टिनेशन थी उसको समझ ही नहीं आया कि कौन से वाले स्टेशन ने इसको भेजा। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाली भी फ्रेम जो होगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये वाली भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दोनों फ्रेम्स मतलब क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और उन दोनों को ही रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो यही फंडा है कि हम लोगों को कि अगर दोनों फ्रेम अगर ट्राई टू ऑक्यूपाई द चैनल एट द सेम टाइम, देन वो कोलाइजन होगा, जिसकी वजह से दोनों फ्रेम जो होगी वो गार्बल्ड हो जाएंगी, मतलब खराब हो जाएगी। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट बिट ऑफ अ न्यू फ्रेम overlaps with just the last bit of a frame almost finished, then both the frames will be totally destroyed and both have to be retransferred later। देखो मैंने अभी समझाया था ना, वही चीज है ये। इसमें यही हो रहा है कि यहाँ पे ये हमारी फ्रेम है, एंड से भी अगर न्यू फ्रेम स्टार्ट हो गई तो हम लोग क्या हो जाएगी, ये दोनों फ्रेम्स जो हो जाएंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा किस टाइम पे अगर न्यू फ्रेम को ट्रांसमिट होना चाहिए, मतलब ये देखो यहाँ से सपोज ये हमारा टाइम क्या, टी माइनस टी एफ आर, ठीक है। ये स्टार्टिंग है ना जो फ्रेम की, उसको हम लोगों ने क्या किया, टी माइनस टी एफ आर। जो ये बीच का टाइम है इसको हम लोगों ने क्या कहा है, टी, और जो एंडिंग, इसकी एंडिंग है ना, इसको क्या कहा है, टी प्लस टी एफ आर, ठीक है। टी एफ आर मतलब ट्रांसमिशन टाइम होता है हमारा। इस पूरे टाइम में एक ही फ्रेम सेंड होगी तो हमारा क्या होगा,
जो पर्टिकुलर मतलब जो ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो नेक्स्ट फ्रेम है, तो नेक्स्ट फ्रेम का क्या है कि वो उससे कोलाइड नहीं, जो प्रीवियस वाली फ्रेम हो उससे कोलाइड नहीं होनी चाहिए। कोलाइड हो गया इसका मतलब क्या है, हमारा वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो हमें यही करना है कि जो पूरा टाइम है, पूरा टाइम कितना है 2t-fr, 2t-fr आया, कैसा है t प्लस TFR माइनस करेंगे, t माइनस TFR, तो हमारा कितना आएगा 2t-fr। तो ये क्या है हमारा ट्रांसमिशन टाइम, मतलब डबल ऑफ ट्रांसमिशन टाइम तक, इसको क्या कहते हैं वल्नरेबल टाइम। तो डबल ऑफ ट्रांसमिशन टाइम तक अगर हमारी एक ही फ्रेम ट्रांसमिट हुई तो वो क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं अपनी वल्नरेबल टाइम। वल्नरेबल टाइम प्योर अलोहा केस में क्या होता है 2t-fr, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहीं पे यहाँ पे मैंने बताया कि एक ही फ्रेम है, ये दूसरी फ्रेम है और ये तीसरी फ्रेम है। देख सकते हो कि ये 2t-fr के केस में ये तीनों फ्रेम ट्रांसफर होने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो B एंड कोलाइड्स विद A बिगनिंग, जो B का एंड है वो कोलाइड करें A की बिगनिंग से। सिमिलरली इन दिस केस जो यहाँ पे A का जो एंड है वो कोलाइड किससे हो रहा है, C की बिगनिंग से, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तीनों फ्रेम ही ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगी। तो हमें क्या करना है, जो वल्नरेबल टाइम कितना है 2t-fr, तो हमें क्या करना है कि इस ड्यूरेशन तक सिर्फ एक ही फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट हो। अब देखो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, ये आपको बहुत काम आएगा क्वेश्चन में। उसके बाद क्या होता है वल्नरेबल टाइम, क्या होता है वल्नरेबल टाइम का मतलब क्या होता है, द टाइम ड्यूरिंग विच नो ट्रांसमिशन शुड बी डन टू अवॉइड एनी कोलाइजन, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है ट्रांसमिशन ऑकर नहीं हो, जिसकी वजह से हमारी जो कोलाइजन है वो नहीं हो पाए। तो यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड बी शुड गेट TFR टाइम सो दैट नो कोलाइजन ऑकर बिटवीन दैम, मतलब दोनों जो फ्रेम्स थे उनको TFR टाइम मिलना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कोलाइजन है वो ऑकर नहीं हो। तो यही मैंने बताया आपको इसमें। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखो हम लोग क्या है, ये थ्रूपुट का फॉर्मूला है। थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है, G इंटू ई की पावर माइनस 2G। देखो ये हमारा थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है, अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट जैसे ही किया इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, G ई की पावर माइनस 2G ऐसा ही लिखा, फिर ये पावर में था ना उसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आया -2। देखो -2G है ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आएगा। फिर इस टर्म को लिया सिर्फ ई की पावर -2G और जी का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, तो यही आया। और ये देखो ई की पावर -2G, ई की पावर -2G कट दिया तो कितना आया -2G इक्वल टू -1, मतलब जी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, जी यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ स्टेशन विच टू ट्रांसमिट इन द सेम टाइम, मतलब जितने स्टेशन है वो एक टाइम पे जब ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसको जी कहते हैं। अगर मैक्सिमम थ्रूपुट चाहिए इसका मतलब कि जी की वैल्यू 1/2 रख देंगे, तो थ्रूपुट में 1/2 रख दिया। तो देखो इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0.184, ये याद रखना 0.84 क्या 184 कितना है हमारा मैक्सिमम थ्रूपुट की वैल्यू आ रही है। कब आ रही है, जब हमारी जी की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ पे 0.5 कह सकते। उसके बाद क्या होता है, चलो अब हम लोग अब डिस्कस करेंगे अलोहा की न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक नेटवर्क दिया गया है प्योर अलोहा का, जिसमें जो हर एक जो फ्रेम है उसकी लेंथ कितनी है 1000 और जो चैनल है उसकी ट्रांसमिशन रेट क्या है 1 Mbps। 1 Mbps आपको पता होना चाहिए 10⁶ बिट्स होता है, ठीक है। फिर क्या है एग्रीगेट नंबर ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइजन प्रोसेस को फॉलो किया है, जिसकी वजह से जो 1000 फ्रेम हो रही है पर सेकंड में ट्रांसमिट हो पा रही है। तो हमें क्या बताना है कि थ्रूपुट में क्या लिखा हुआ है पहले कि थ्रूपुट होता क्या है। थ्रूपुट का मतलब लिखा है यहाँ पे, थ्रूपुट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट पर सेकंड। हमें थ्रूपुट यहाँ पे बताना है। तो देखो अभी मैंने बताया था ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 1000 देखो 1000 यहाँ पे फ्रेम्स है, हमें पर सेकंड ट्रांसमिट हो रही है, यही है। और बैंडविड्थ क्या है 1 Mbps दिया गया था, तो हमने 10⁶ रख लिया, तो कितना है 10⁻³ आया, ठीक है। और लेंथ यहाँ पे दिए 1000 बिट्स और यहाँ पे ये बैंडविड्थ है ये वाला, ठीक है। तो 10⁻³ आया, तो हमें दिया गया सिस्टम में कितनी फ्रेम जनरेट हुई 1000 फ्रेम। तो 1000 फ्रेम कितनी टाइम में हुई, यहाँ पे देखो 1 पर सेकंड में दिया गया ना, 1000 फ्रेम्स हमारी ट्रांसमिट हुई 1 सेकंड में। तो हमें क्या पता है कि जी का डिफाइन है, जी इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द सिस्टम इन 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, मतलब कितनी एवरेज जो हमारी फ्रेम्स जा पा रही हैं एक ट्रांसमिशन टाइम में। तो हम लोग देखो 1 सेकंड में कितनी जाती है 1000 फ्रेम्स, यहाँ पे लिखा था 1000 फ्रेम्स पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी जाती है 1000 फ्रेम्स। तो हमारे पास अब कितना आ रहा है 1 मिली सेकंड ट्रांसमिशन टाइम आ रहा है, तो उसमें कितनी जाएंगी हमारी 1 फ्रेम बताना है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000, मतलब यहाँ पे 1000 फ्रेम जा रही है, 1000 इंटू 10⁻³ यहाँ पे देखो 1 फ्रेम कैसे आए ये बताना है। 1 मिली सेकंड में 1 फ्रेम आ रही है, कैसे आ रही है 1000 है 1000 फ्रेम्स आ रही है, हमारा टाइम कितना था 1 मिली सेकंड, तो 1000 इंटू 10⁻³ हमारा कितना आ गया 1। आप जी का फॉर्मूला ये भी याद कर सकते हो, NS इंटू MPS इंटू ट्रांसमिशन टाइम। NS क्या होता है नंबर ऑफ स्टेशन, MPS मतलब नंबर ऑफ
फ्रेम जो है और यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब क्या है, हमारी जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी क्या थी हमारी, जी की वैल्यू निकाली। जी की वैल्यू कैसे निकाली, जो ट्रांसमिशन टाइम आया था, ट्रांसमिशन टाइम आया था एल अपॉन बी करके, मतलब लेंथ अपॉन बैंडविड्थ करके, और ये कितना आ गया 10⁻³ आ गया, और हमारी ट्रांसमिट के लिए 1000 फ्रेम्स ट्रांसमिट हो रही है, ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यही किया है मैंने, तो जी की वैल्यू 1 आ गई। तो हम लोग अभी मैंने सिखाया था आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, जी इंटू e⁻²g। तो यहाँ पे जी की वैल्यू 1 पुट कर दी, और यहाँ -2g है ना, यहाँ पे -2 इंटू 1 आ गया। तो हमने इसको कैलकुलेट करा, ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की वैल्यू होती है 2.71। ठीक है, तो हमने इसमें फॉर्मूले में रखी, तो हमारी 0.1354 आया। और हमें थ्रूपुट बताया था कि थ्रूपुट क्या है, क्वेश्चन में दिया गया था कि एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट हो रही है सक्सेसफुली पर सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारी एफिशिएंसी आई इनटू जितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 135 आया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्या क्या गिवन है, n स्टेशन हैं जिसकी बैंडविड्थ क्या है 56 kbps, प्योर अलोहा चैनल में जा रही है, जिसकी में जो हमारी जो 1000 बिट फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट हो रही है कितने टाइम में, 100 सेकेंड में। तो हम लोग को बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n क्या है, मतलब स्टेशन कितने स्टेशन हमारे इसमें यूज हो रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर n स्टेशन है वो 56 kbps हमारे यूज करें, तो हम लोग कह सकते हैं सो विथ प्योर अलोहा इसकी बैंडविड्थ क्या है 0.184। 0.184 कितना आया था, हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई थी एफिशिएंसी की। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एफिशिएंसी आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी बैंडविड्थ से, तो हमारी कितनी आ जाएगी 10.3 आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो एक स्टेशन है उसका आउटपुट कितना आ रहा है 1000 बिट्स आ रहा है। यहाँ पे देखो 1000 बिट्स लिखा था हर एक 100 सेकेंड में, तो हमें कितना निकालना है, 1 सेकेंड के लिए निकालना है। तो हम लोग यही करेंगे, अगर 1 सेकंड के लिए निकालना है तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकंड के लिए 1000 डिवाइड बाय 100, तो जो हमेशा हम बात करते हैं 1 सेकंड के बाद में। ठीक है, तो 10 बिट्स आएगा, तो हमें पता है कि 1030 आ रहा था यहाँ पे, देखो 10.3 ये kbps है, तो इनको इंटू 1000 कर देंगे। तो हमने वही किया, 10.3 को इंटू 1000 किया, तो ये 10300 आ गया। और यहाँ पे जो 10 बिट्स हमारी कितनी ट्रांसमिट होगी, एन स्टेशन के लिए, तो हम लोग का यहाँ 10 एन की वैल्यू आ गई 1030। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज करो एक प्योर अलोहा है, वो शेयर कर रहा है 50 kbps सैटेलाइट को, और इसकी फ्रेम्स कितने यूज हो रही है, यहाँ पे 1000 बिट्स। ठीक है, यहाँ पे लेंथ है ये, तो हमें बताना है मैक्सिमम थ्रूपुट कितना होगा। तो हम लोग कितना करेंगे, मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए सिंपली जो हमारी यहाँ पे बैंडविड्थ आई थी, बैंडविड्थ कितनी थी 50 kbps थी, और जितनी फ्रेम्स आ रही थी, फ्रेम्स कितनी आ रही थी हमारी, देखो यहाँ पे हमारे दिया गया 1000 बिट्स अपॉन लेंथ। इसका मतलब क्या है, ये देखो आप क्या देख, ये वाली हमारी क्या है बैंडविड्थ, और यहाँ पे ये क्या है हमारी लेंथ है, 1 फ्रेम अपॉन लेंथ आ रही है। मतलब हम कह सकते हैं 1 अपॉन कितना हो गया हमारा ट्रांसमिशन टाइम इनटू कितना हुआ जो मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों लिखी है यहाँ पे, क्योंकि लिखा था मैक्सिमम थ्रूपुट हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर सिंपली अगर हम लोग बात करें तो सिंपली हमने क्या किया कि 5000 बिट्स का मतलब क्या, बैंडविड्थ यूज करिए, बैंडविड्थ अपॉन कितना आ गया, लेंथ आ गई, और इनटू कितना किया आपने, एफिशिएंसी से किया। ठीक है, तो एफिशिएंसी से इनटू कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम थ्रूपुट आ गया। ठीक है, मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए अपने यहाँ एफिशिएंसी की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम लिख दी। बैंडविड्थ अपॉन लेंथ को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन ट्रांसमिशन टाइम कह सकते हैं। ठीक है, वही हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। तो देखो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगा, 9.2 आएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या कह सकते हैं, 9 फ्रेम्स हमारी ट्रांसमिट हुई हर एक सेकंड में। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या क्या है, एक प्योर अलोहा है जो 200 बिट्स को ट्रांसमिट कर रहा है, जिसमें बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी है 200 kbps। तो हमें बताना है कि कोलाइजन फ्री अगर हमें अपना पाथ रखना है तो उसके लिए हम लोगों को वल्नरेबल टाइम मतलब कितना होना चाहिए, हमें क्या बताएं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू मेक दिस फ्रेम कोलाइजन फ्री, मतलब हमें टाइम बताना है जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांसमिशन हो वो कोलाइजन फ्री हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसमिशन टाइम निकालेंगे, ट्रांसमिशन क्या टाइम में निकला है तो लेंथ अपॉन बैंडविड्थ होता है। हम लोगों ने 200 बिट्स थी, अपन बैंडविड्थ कितना है 200 kbps, तो निकालेंगे 10⁻³ आगे, जिसको 1 मिली सेकंड कहते हैं। तो मैंने बताया था प्योर अलोहा केस में वल्नरेबल टाइम कितना होता है 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम, तो 2 इंटू 1 मिली सेकंड करेंगे कितना आएगा 2 मिली सेकंड। इसका मतलब क्या है 2 मिली सेकंड लगेंगे हमें कोलाइजन फ्री पाथ के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एक प्योर अलोहा नेटवर्क है जिसमें 100 स्टेशन है। ठीक है, अगर और हमारे पास TFR मतलब ये क्या है, ट्रांसमिशन टाइम कितना है 1 म्यू सेकेंड। तो हमें बताना है कितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स लगेंगी हर एक स्टेशन में ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर पाए।
तो हमें पता है कि ट्रांसमिशन टाइम के 1 मिली सेकेंड्स, हमें क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मैंने जी की वैल्यू बताई थी 1/2। हम लोग क्या करेंगे 1/2 मतलब जी इक्वल टू फ्रेम इंटू ट्रांसमिशन टाइम। भाई मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया था कि जी की वैल्यू मतलब जो थ्रोप का आया था उसको फ्रेम्स के साथ बताया था मैंने, ठीक है। तो यही क्या है, जी की इक्वल टू 1/फ्रेम्स इंटू ट्रांसमिशन टाइम। हमें पता है कि फ्रेम्स निकालेंगे। देखो ट्रांसमिशन टाइम हमारा यहाँ पे गिवन है 1 मिली सेकेंड्स, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो फ्रेम्स इक्वल टू यहाँ पे नीचे जाएगा ट्रांसमिशन टाइम, तो ट्रांसमिशन टाइम कितना है, नीचे जाएगा 1 मिली सेकेंड, ऊपर ले जाएंगे 10⁻6, तो 10⁻6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा फ्रेम्स 5 × 10⁵, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 5 × 10⁵ फ्रेम जो हमारी हो रही है वो ट्रांसमिट हो पा रही है हर एक सेकंड पे, ठीक है। हर एक सेकंड पे ट्रांसमिट हो पा रही है। इसका मतलब क्या, हमारे पास कितने 100 स्टेशन है। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेशन जो है वो प्रोड्यूस कितना कर रहा है, जितने हमारी टोटल आ गई इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टेशन से, तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻3, मतलब जो हमारी 5000 फ्रेम जो हो रही है वो ट्रांसमिट कर पा रही है हर एक सेकंड में। तो हमारे पास कितना है 1 मिली सेकंड ट्रांसमिशन टाइम दिया गया था। हमें पता है कि जिस स्टेशन जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है एक फ्रेम को 1 मिली सेकेंड्स में। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। हमें पता है प्योरलोगा केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी का कितना होता है 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम। तो हमें 2 मिली सेकेंड्स में कितनी जा रही है, 1 जा रही है फ्रेम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड में हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2 फ्रेम हम लोग ट्रांसफर कर दे। मतलब हमें देखो 2 यहाँ पे क्या चलेगा, नीचे चल जाएगा, तो कितना देगा 1/2 फ्रेम। तो हम लोग सिंपली करेंगे। सो 1 सेकेंड में कितनी जा रही है 1/2 इंटू 10⁻6, ये कितना आया देखो 1/2 इंटू 10⁻6 जो हमारा कितना था म्यू, देखो म्यू सेकेंड था तो उसको यही किया, तो 1/2 इंटू 10⁻6 इसको कैलकुलेट करेंगे 5 × 10⁻5 आएगा। कितने स्टेशन थे 100 स्टेशन थे, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 5000 फ्रेम्स आ गई जो ट्रांसमिट होगी पर सेकेंड पे, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ये टोटल हुआ क्वेश्चन, इसको आप छोड़ दो नीचे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलोहा है, उसमें क्या है 19.2 kbps चैनल का सेंडिंग कर मैसेज सेंड कर रहा है जिसके 100 बिट्स लॉन्ग साइज। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम थ्रूपुट बताना है प्योर अलोहा का। हमें पता है कि प्योर अलोहा केस में एफिशिएंसी कितनी होती है जी इंटू ×10⁻²g, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है 0.1814। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। थ्रूपुट का मामला क्या होता है, अभी हमने सीखा था एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। तो सिमिलरली क्या करेंगे 0.18 को तो बैंडविड्थ टोटल कितनी थी 19.2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में, कितना गिवन था हमारे पास कि 100 बिट्स हम इसकी कितनी हुई लेंथ हो गई, तो 100 बिट्स सेंड हो रही है हम लोग के पास, तो हम लोग यही करेंगे। तो kbps आ रहा था, उसको यहाँ पे kbps आगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो यहाँ 100 मतलब लेंथ हो जाएगी, मतलब बैंडविड्थ अपॉन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। वही किया है मैंने, यहाँ पे किलो में था इंटू 10⁻3 करिए तो हमारे पास 35.328 ये टोटल कितने पैकेट्स हो गए जो हमारे ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। तो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू।